नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की और जोशीमठ में भू धसाव के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की और इसकी जानकारी खुद देहरादून में मीडिया से बात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने पूछा है कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कितना नुकसान हुआ, लोगों के विस्थापन के लिए क्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे वार्ता से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है। उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहां पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड ने उड़ीसा में फाइनल मैच जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष गणेश शाह ने बताया है कि 4 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया था। फाइनल मैच उड़ीसा में खेला गया था जो दिल्ली की टीम के साथ था, जिसमें व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड की टीम विजय होकर कलिंगा ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि सरकार से हमें अपेक्षा है कि वो खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स व्हील चेयर भी देंगी और साथ ही साथ स्पोर्टर्स व्हील चेयर भी देंगी, क्योंकि अभी हमारे खिलाड़ियों के पास स्पोर्टर्स व्हील चेयर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हमारे मैच गुजरात एवं हरियाणा की टीमों के साथ भी हुए, जिसमें स्पोर्टर्स व्हील चेयर खिलाड़ियों के पास नहीं थी और इस कारण हम वहां पर मैच हार गए थे। वहीं व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के कप्तान धन सिंह कोरंगा ने बताया कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम दिल्ली की टीम को हराकर फाइनल मैच में कलिंगा ट्रॉफी जीतने में सफल रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कप को जीतने से हमारा मनोबल भी बढ़ा है। तो उसमें खुशी भी है, ये हमारे उत्तराखंड के लिए एक हमारा मान और गौरव सम्मान बढ़ाया है। ये उड़ीसा राज्य से, जिसमें 4 प्रांतों का था, जिसमें दिल्ली, उड़ीसा, केरला और हमारी उत्तराखंड टीम थी। तो हमारी उत्तराखंड टीम वहां लगातार 3 मैच जीती है, दिल्ली, हरियाणा, केरल और उनके साथ, और फाइनल मैच जो था दिल्ली के साथ था और ये कलिंगा ट्रॉफी लेके आई है। सरकार से अपेक्षाएं तो हमारी बहुत है। अपेक्षाएं हैं जैसे हमारे पास स्पोर्ट्स व्हील चेयर नहीं है, क्योंकि अभाव के कारण कई बार क्या होता है कि हम टूर्नामेंट हार जाते हैं। इससे पहले हम भोपाल में हुआ था तो व्हील चेयर के अभाव में वो हम टूर्नामेंट हार गए। तो सरकार से हमारी एक सहयोग चाहते हैं कि एक हमें आर्थिक सहयोग और जो हमारा मोटिवेशन स्पोर्ट्स व्हील चेयर है ये उपलब्ध है। और बहुत खुशी हुई कि नए साल में हम लोगों ने उत्तराखंड के लिए कप लेके आए। तो एक मानो के उपहार हमने उत्तराखंड के लोगों को दिया है, यहाँ की सरकार को दिया है और बहुत अच्छा लगा ये इवेंट खेल के। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, तो सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि हम जिस हालत में अभी अपने राज्य के लिए खेल रहे हैं ना, तो वो मतलब हम बता नहीं सकते आपको कि हम लोग कैसी परिस्थितियों में इस टूर्नामेंट में गए और कितनी हमें परेशानी हुई और कैसे कैसे हमने वहाँ पे अपना गेम को खेलने के लिए हमें दिक्कतें आई। तो उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ से शुरू हुआ भूधसाव अब कर्णप्रयाग तक पहुंच गया है। एक तरफ जोशीमठ के लोग चिंतित और परेशान हैं, तो वहीं कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर में मौजूद करीब 50 घरों में दरारें आने लगी है। भूधसाव के कारण इन घरों की दीवारें धीरे धीरे दक्करने लगी है। साथ ही घरों के
दरकने के बाद इलाके के पीड़ितों ने प्रदेश सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि जोशीमठ आपदा में जो भी लोग वहां पर पीड़ित हैं, उनके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पहली प्राथमिकता है वो ये है कि जो भी लोग वहां पर अभी प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उन सब लोगों को जो है कि पुनर्वास की उचित व्यवस्था हो और उनके रहने की, खाने की, उनकी दवा की सारी व्यवस्थाएं उचित हों। और इन सब व्यवस्थाओं के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में इस कमान को लिया है और मुख्यमंत्री जी ने वहां बैठक करके बहुत स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जोशीमठ का कोई भी विषय है उस पे न तो अधिकारियों को कोई किसी को टहलाना है और न ही जो है कि इस विषय को लेकर के कोई लापरवाही बरतनी। तो वहीं जोशीमठ में बड़े पैमाने पर जमीन धंस रही है। प्रभावित परिवारों को प्रशासन लगातार सुरक्षित जगह पर भी पहुंचा रहा है और इसके अलावा अनहोनी की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट भी कर दिया गया है। इसके अलावा जोशीमठ में चल रहे एनटीसीपी समेत तमाम निर्माण कार्यों को तुरंत रोक दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के प्रभावितों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने जोशीमठ पहुंचकर शहर के भूदसाब क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण भी किया। उन्होंने प्रभावित संकटग्रस्त परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रभावित लोगों ने सीएम से अपनी बात भी साझा की। प्रभावितों के साथ सीएम भी भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। जोशीमठ का धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है और हम सबकी आस्था व पर्यटन का केंद्र भी है। इस समय हम सबके सामने इस सबसे पुराने ज्योतिर्मठ को प्राकृतिक आपदा से बचाने की एक बड़ी चुनौती है। जो ड्रेनेज प्लान वगैरह है उस पर जल्दी से जल्दी काम हो, उस पर तमाम औपचारिकताओं पर न जाकर तत्काल उस पर काम होना चाहिए। और इस लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं डेढ़ का, चाहे ड्रेनेज का हो चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं जी। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोग 2 स्थानों का बात करी है। पीपलकोटी के आसपास भी 2 स्थान है और कोचक पर, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम इस समय संकट की घड़ी में पूरी सरकार सभी हमारे जोशीमठ वासियों के साथ है और बाकी जो भी काम करना है। तो खबर राजधानी देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ कई मंत्रीगण उपस्थित रहे। सीएम ने स्वर्गीय माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संबोधन में कहा कि माताजी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान के साथ पूरी दुनिया में पहचान बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के लिए ये दुखदाई क्षण है और वहीं पूरे देश और प्रदेश के लिए दुखदाई क्षण भी है। हम सभी पूरे उत्तराखंड वासी सभी लोग इस दुख की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के और उनके परिवार के साथ हैं। स्वर्गीय माता जी को हम सब
अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्मने का काम किया, एक ऐसे पुत्र को आगे बढ़ाने का काम किया जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ाने का काम किया है। देखिए, हीराबेन जो माननीय हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माताश्री हैं, जो आज दुनिया में नहीं है। हम सबने आज उनके लिए शांति पाठ और तमाम तरह के कार्यक्रम किए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। एक सुयोग्य पुत्र की माता को चूंकि आज उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि साथ में जो व्यक्ति आए हैं उनको भी स्थान दे। तो नशा मुक्त देवभूमि अभियान के अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नशा मुक्त देवभूमि मिशन 2025 अभियान के चलते डंडेरा से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करों के पास से 68 ग्राम स्मैक भी बरामद किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने जानकारी दी थी। कोतवाली रुड़की और एलआईओ टीम के एक बेहतर कोऑर्डिनेशन से एनडीपीएस एक्ट में 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 2 अभियुक्तों विकास उर्फ आकाश और मोनू निवासी ढंडेरा रुड़की को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विकास उर्फ आकाश के कब्जे से लगभग 47 ग्राम स्मैक और मोनू के कब्जे से लगभग 21 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। और ये लोग इस स्मैक को छात्रों को बेचते थे, लगातार इस काम को कर रहे थे, ऐसा इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। इस संबंध में इनकी अगली कड़ी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और उन पर भी सख्त और प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो विकासनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते पर्यटकों के दबाव और प्रकृति के नियम विरुद्ध हो रहे हैं। काम के कारण जहां पहले 2013 में प्रकृति के कहर को सबने देखा और अब जोशीमठ में लगातार हो रहे भूदसाव को देखकर लगता है कि भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं, जिससे बचने के लिए प्रदेश की सरकार को इस और ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई बड़ी अनहोनी ना हो, इस पर भी प्रदेश सरकार को सोचना होगा और इस देवों की भूमि उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश बनाना होगा। 2013 में केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो भयंकर तांडव पूरे उत्तराखंड में हुआ, पूरे देश में हुआ, जो सबने देखा। उस समय भी उसकी अगर संवेदना से देखेंगे तो उस समय भी ये देखने में आया कि ये सब पर्यटन के कारण से हुआ। वहां पर बहुत ज्यादा पर्यटकों का दबाव हो गया और इसीलिए वहां का जो मूल स्वरूप है, मूल संस्कृति है, वो बिगड़ने लगी। तो उसका परिणाम हुआ 2013 की घटना हुई। उस समय भी हम लोगों ने कहा था, संतों ने कहा था कि भारत सरकार को ये पर्यटन पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन लगता है कि ये तो सरकारें बहरी हैं। अब भी उसे पर्यटन का के नाम पर वहां पर जोशीमठ में जो है काम चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप विकासनगर से देख रहे हैं। विकासनगर में क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा की वजह से लोगों का हाल बेहाल है और इसी कड़ी में यहां पर संबोधन करते हुए नजर आए हैं स्वामी प्रबोधानंद गिरी का ये बड़ा बयान सामने आया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब राजधानी देहरादून की, जहां पर देवडोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि खबर देहरादून से, जहां नेहरू कॉलोनी में मां धारी देवी और भगवान श्री नागराजा देवडोली का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने शिरकत की और आचार्य सुरेंद्र प्रसाद महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की मंगल कामना और शांति के लिए ये देवडोली यात्रा हो रही है। उन्होंने बताया कि ये देवडोली यात्रा देश के 5 राज्यों में जाएगी
और उन्होंने ये भी कहा कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर देवडोली हरिद्वार में मां गंगा स्नान भी करेगी। इसके अलावा 26 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर मध्य प्रदेश में स्नान करना है। जिस तरह स्नान करने से मन को शांति मिलती है, वैसे ही हमारे उत्तराखंड के जोशीमठ में जो आपदाएं आ रही है, उनकी शांति के लिए भी हम मां देवडोली से प्रार्थना करेंगे ताकि उत्तराखंड शांति और समृद्धि के पथ पर लगातार अग्रसर रहे। धर्म की 15 तारीख को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देवडोली ने हरिद्वार में स्नान करना है और 26 जनवरी को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर मां भगवती ने मध्य प्रदेश में स्नान करना है। जिस प्रकार से स्नान कर में मन में शांति होती है, वैसी मां भगवती से हम ये कामना करते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो जोशीमठ में जो त्रासदी हो रही है, जो ये दरारें आ रही है, ये सब पूर्ण हो और सबकी मनोकामना सिद्ध हो। किसी का भी कोई ना जान का खतरा हो, न माल का खतरा हो, न मान का खतरा हो, न सम्मान का खतरा हो। ये हम मां भगवती और भगवान अपने इष्ट देवता नागवंशी नागराजा से कामना करते हैं। शीतार समारोह विद्वाम भाग्यम संगम संततिम करे शनयनाम सर्वम शक्तिमतिम चतुर्जलजम घंटासुरावादनम तो वहीं सरकार रैन बसेरों के नाम पर मुसाफिरों व बेसहारा लोगों को आश्रय देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि में के प्रवेश द्वार मंगलौर में ये दावे पूरी तरीके से खोखले नजर आ रहे हैं। सर्द हवाओं के साथ कबाती ठंड में दूरदराज से आए मुसाफिर हो या फिर बेसहारा लोग, सभी खुले आसमान में रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि यहां पर सरकार सार्वजनिक स्थानों पर मुसाफिरों और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मंगलौर क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं है और दिन भर दर दर की ठोकर खाने के बाद वो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर मजबूर हैं। रैन बसेरा तो यहाँ होना चाहिए और नगर पालिका को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये हरिद्वार से 40 किलोमीटर पहले है, बॉर्डर पे है। ये यात्री बहुत आता है। रात यहाँ पे इस टाइम धुंध बहुत पड़ रही है, ठंड बहुत हो रही है। यात्री आगे कहाँ रुके, कोई रुकने की यहाँ मंगलौर में व्यवस्था नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये नगर पालिका को इस बारे में सोचना चाहिए और विधायक को भी सोचना चाहिए कि यहाँ रैन बसेरा बनाया जाए। रैन बसेरा अभी ये लकड़ियों का प्रकरण चल रहा था, आग सेकने को लकड़ियां नहीं है, रुकने को रैन बसेरा नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम भूटान में रह रहे हैं, दुनिया के सबसे गरीब देश में, जहां पर किसी को कुछ करने के लिए पैसे हैं ही नहीं। विधायक साहब अपनी विधायक निधि लगाने को तैयार नहीं। चेयरमैन साहब के जो काम कर सकते थे उस पर उन्होंने कह सुन के या शिकायतें करके रोक रखवा दी है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि रैन बसेरा के लिए किससे गुहार लगाई जाए और किससे कहा जाए। कमी आने दी जाएगी। और जहां तक आपका रैन बसेरा का सवाल है, रैन बसेरा के लिए मैंने अध्यक्ष महोदय से भी चर्चा करी थी। उनको बोला था रैन बसेरे की मंगलौर में आवश्यकता भी है, इसके लिए जगह चिन्हित करके उसका प्रस्ताव देने के लिए मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा था। उससे भी बोर्ड मीटिंग होगी, कार्रवाई करेंगे। तो खबर हरिद्वार से है, जहां किन्नरों के हाथ मांगने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए उठे हैं। हरिद्वार में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। वहीं किन्नर समाज की प्रमुख रानी गुजरी ने अपने साथियों के साथ ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के आसपास रह रहे गरीब और जरूरतमंदों को कंबल बांटे। इस मौके पर रानी गुजरी ने बताया कि हरिद्वार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी इन गरीब लोगों को ही हो रही है। उन्होंने सभी को दुआओं देते हुए सर्दी में ऐसे लोगों की मदद करने की अपील की है। हरिद्वार ज्वालापुर निवासियों को मेरा प्रणाम और सबको बच्चों वालों के बच्चे जीते रहें। बहुत ठंड पड़ रही है। कंबल बांटने का विषय ये है रात को क्या कहें। अब जो फिलहाल रात में हम लोग किन्नर समाज के निकले हैं अपने चेलों को लेके,
तो इसलिए निकले हैं क्या कहें, हमें ये पता लग जाए सर्दी का इस टाइम इतना आतंक उतरा हुआ है सर्दी का पता लगता है रात को निकल के सब लोग अपने घर में विश्राम करते हैं, अपने बीवी बच्चों में रहते हैं, हम लोग कंबल बांट रहे हैं। मैं लवली चौहान, गुरु रीना गुजरी जी और आप लोगों के सहयोग से इतना अच्छा काम किया है रीना गुजरी जी ने। हम लोगों ये बेचारे जो हैं ये लोग सर्दी से परेशान हो रहे हैं। गुरु जी का ये कहना है कि मतलब हम लोग तो घर में छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं, ये लोग नहीं कर पाते हैं अपना गुजर बसर। ईश्वर किसी को भी किसी का मोहताज ना रखे, खूब खुशी की बाहर दिखाए। सब लोग इस समाज का हिस्सा हैं हम सब लोग, और आप लोगों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। आप लोगों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से रीना गुजरी जी ने एक छोटा सा ये प्रयास किया है। तो सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने मैदानी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका असर हरिद्वार में साफ साफ नजर आ रहा है। हरिद्वार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में सर्दी से राहत पाने के लिए हीटर और ब्लोअर जैसे उपकरणों की बिक्री भी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा हीटर, ब्लोअर और गीजर जैसे उपकरण बिक रहे हैं। हाँ जी सर, मैं अभी यहाँ पे हीटिंग लेने के लिए आया हूँ क्योंकि एक हफ्ते से बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो हम भी सोच रहे थे कि पहले की नहीं पड़ेगी ठंड, बट इस बार जो पड़ रही है लंबी चलेगी मुझे जो लगता है। और मैं यहाँ पे ऑयल हीटर लेने आया हूँ, ऐसे बेसिकली OFR लेने आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि उससे मतलब हीटिंग अच्छी रहती है। जी, इस बार की ठंड में हीटिंग अप्लायंसेज की और हीटिंग के स्पेयर पार्ट की दोनों की डिमांड काफी बढ़ गई है। थोड़ी बहुत उम्मीद हमें पहले से ही, हमने हीटिंग का काफी मटेरियल पहले से ही स्टॉक करा हुआ है और हीटिंग की इस बार की अच्छी सेल आ रही है, हीटिंग अप्लायंसेज और स्पेयर पार्ट दोनों की। अचानक से जो इस बार की ठंड पड़ी ना, वो सूखी ठंड पड़ी, बारिश ना पड़ने के कारण कोहरा और सूखी ठंड ज्यादा है। उस वजह से जो दिन में ठंड है वो शरीर में घुस रही है, तो लोगों को हीटिंग की जो अप्लायंसेज है उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जोशीमठ भूदसा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। ये पूरी खबर आपको हम बता दें, जहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात के बाद वापस देहरादून पहुंचने पर सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जोशीमठ भूदसा से पीड़ित लोगों की मदद और राहत के लिए स्थानीय स्तर पर समन्वय समिति का गठन तत्काल किया जाए। ये समिति क्षेत्र के किए जा रहे सभी कार्यों का निरंतर अनुश्रवण करेगी ताकि पीड़ितों की हर संभव मदद और क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति आदि के लिए उच्च अधिकार समिति के गठन की भी बात कही है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोटद्वार दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने जोशीमठ में हो रही भूदसाव पर कहा कि जोशीमठ का भूदसाव नया नहीं बल्कि ये बहुत पुराना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भूगर्भवेत्ता इस पर नजर बनाए हुए हैं और इस पर लगातार काम भी किया जा रहा है। भूगर्भवेत्ता इस पर नजर बनाए हुए हैं, ये उनका कहना है और उनका ये भी कहना है कि इस पर लगातार काम भी किया जा रहा है। देखिए, सरकार पूरी तरह गंभीर है, एक बात तो समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है वो विशेषज्ञों का विषय है, हमारे जो भूगर्भवेत्ता हैं उनका विषय है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्लाइड है ये, और ये स्लाइड आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। हिमालय जो है दुनिया के जो पहाड़ी श्रृंखला है उसमें सबसे नया पहाड़ है और इसलिए फ्रजाइल है, दलदला है, और वही कारण है कि जोशीमठ स्लाइड कर रहा है। अब विशेषज्ञ उस पर राय देंगे, उसके अनुसार सरकार को काम करना चाहिए।
तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का 26 जनवरी से श्री गणेश होने जा रहा है। कोटद्वार में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी और इसमें कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून में एक विशाल रैली भी आयोजित की जाएगी, जिसमें राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। आज 26 जनवरी से पूरे राज्य में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान करेंगे, जिसमें कि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जिलों से लेकर और ब्लॉकों से लेकर ग्रामीण इकाइयों से लेकर बूथ तक जाएंगे। इसके बाद प्रदेश स्तर पर रैली होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खाड़गे साहब आएंगे, सोनिया जी आएंगे अगर स्वस्थ रही तो, और बाकी राहुल जी और प्रियंका जी तो आएंगे ही। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।